हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं AS15 यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज हुई टर्म्स की डेफिनेशंस को समझना, जिसे हम पूरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं AS15 का रिवीजन यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स का रिवीजन। एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम में ही दो वर्ड्स हैं, जिसमें से पहला वर्ड है एम्प्लॉय और दूसरा वर्ड है बेनिफिट्स। आपको इन दोनों का मतलब समझना है। सबसे पहले मतलब समझते हैं एम्प्लॉय का। तो एज पर पैरा 6 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 उन्होंने ये बोला कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर्ड है सारे एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉयज बोले तो आपके कैजुअल एम्प्लॉयज, आपके परमानेंट एम्प्लॉयज, आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज, आपके टेम्परेरी एम्प्लॉयज, आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, आपके डायरेक्टर, आपके कैजुअल एम्प्लॉयज, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय को हायर किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। लेकिन अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हायर किया है तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं है, बाकी सब इसके अंदर सब कवर्ड है। तो सबसे पहले मुद्दा आपको यह समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब यह है कि कोई भी ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सर्विसेज लेने के लिए आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है आपकी, वो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी मर्जी से आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टैट ऑडिट करने के लिए या इंटरनल ऑडिट करने के लिए किसी सीए को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब स्टैट ऑडिट कैसे करना और इंटरनल ऑडिट कैसे करना है ये आप नहीं बताएंगे, ये वो बताएगा और वो अपने आप ऑडिट करके चला जाएगा। यानी कि यहां पर आप उसकी टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। तो वो एम्प्लॉय को छोड़कर बाकी सारे एम्प्लॉयज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड है। इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है बेनिफिट्स का। तो बेनिफिट्स कौन से कवर्ड है? तो AS15 ने साफ बोला एनी बेनिफिट्स, चाहे आप उसे कैश में पे करो, चाहे आप उसे काइंड में पे करो, चाहे आपने अभी पे नहीं करा आप उसे बाद में पे करेंगे, वो भी इसके अंदर कवर्ड है। और तो और अगर आपने इंप्लॉय को दिया या इंप्लॉय के डिपेंडेंट्स को दिया या फिर इंप्लॉय के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को दिया यानी कि उसके नॉमिनी को दिया तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। इसका मतलब सीधी सीधी बात करें, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को जोड़े इंप्लॉय और बेनिफिट्स को, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को हटाकर अगर आप अपने किसी भी इंप्लॉय को कोई भी बड़ी बेनिफिट देते हो, किसी भी तरीके के पैसे देते हो, तो वो सारे के सारे पैसे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड है, सिवाय दो के। पहला क्या? पहला इसॉप्स। इसॉप्स इसके अंदर कवर्ड नहीं है। इसॉप बोले तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और दूसरा एसएआर। एसएआर स्टैंड्स फॉर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। ये दोनों छोड़कर बाकी सब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर्ड है। अब जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं ना, बेसिकली चार तरीके के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला बेनिफिट होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि वो बेनिफिट जो आप अपने एम्प्लॉयज को विद इन 12 मंथ्स दे देंगे। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि वो बेनिफिट जो आप उसको 12 महीने के बाद देंगे। तीसरा होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यानी कि जब वो रिटायर हो जाएगा और रिटायर होकर आपको बाय बाय बोल जाएगा, तो बाय बाय बोलने के बाद आप उसको क्या बेनिफिट्स दोगे, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है। और लास्ट होते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट यानी कि अगर आप वो टर्मिनेट कर देते हो उसकी सर्विसेज को और उसके बाद उस टाइम पे जो आप उसको बेनिफिट्स पे करते हो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स। एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का एग्जांपल समझे। तो इसका मतलब जो आप विद इन 12 मंथ्स उसे पे करोगे, या सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हो गया, एनुअल पेड लीव्स हो गई, मेडिकल हो गया, हाउसिंग हो गया, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर पे करी जाने वाली कोई भी चीज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में कवर हो जाएगा, राइट। इसके बाद बारी आती है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि वो पैसा जो आप उसको लॉन्ग टर्म यानी कि 12 महीने के बाद पे करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हो गए, या फिर आप उसको कोई सबैटिकल लीव्स के पैसे देना चाहते हो, लीव इनकैशमेंट करना चाहते हो आप, तो वो सारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कहलाएंगे। तीसरे होते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद के बेनिफिट, फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी हो गई, पेंशन हो गया, ये सब चीजें पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में आ जाएंगी। एंड देन आते हैं आपके टर्मिनेशन बेनिफिट्स, यानी कि अगर आप उससे पहले ही निकाल रहे हो, आप उसकी सर्विस को रिटायरमेंट से पहले ही खत्म कर रहे हो, यानी कि आप टर्मिनेट कर रहे हो उसकी सर्विस, तो आपको रिट्रेंचमेंट देनी पड़ेगी या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट देने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स है, कुछ एग्जांपल्स है। अब हम इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग समझी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का मतलब ये है कि वो बेनिफिट्स जो हम विद इन 12 महीने पे करने वाले। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, जैसा आप आज तक समझते हुए हैं। अगर आप कोई भी सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो आप एंट्री पास कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर वो सैलरी आपने इस साल पे नहीं करी, आप कह रहे हो मैं अगले साल पे करूंगा, तो भी आप अक्रूवल की एंट्री पास करते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, राइट। यहां पर भी आपको वही करना है, बस सैलरी के बदले वर्ड क्या यूज करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट पे करेंगे तो आप एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट आपने इस महीने में पे नहीं करा, आप ये कह रहे हो कि मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, तो फिर उस केस में एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज बेनिफिट हो जाएगा, दैट्स इट।
अब शॉर्ट टर्म में ना एक टॉपिक और बहुत जरूरी समझना है, और वो टॉपिक है शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। नाउ एब्सेंसेस का मतलब है लीव। इसका मतलब क्या? कंपनसेटेड लीव्स। कंपनसेटेड लीव का मतलब यह है कि अगर आप छुट्टी नहीं मारते हैं या फिर आपकी जो छुट्टियां हैं वो कंपनसेटेड हुआ करेगी। अब वो कंपनसेटेड कैसे होंगी आपको यहां पर यही समझना है। अब ये कंपनसेटेड लीव जो है वो आपकी सिक लीव भी हो सकती है, मैच्योरिटी लीव भी हो सकती है, किसी भी तरीके की लीव हो सकती है। अब आप समझिए कंपनसेटेड लीव का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। अगर आपकी जो लीव बेनिफिट्स हैं वो अक्यूमुलेटिंग है या नॉन अक्यूमुलेटिंग है, सबसे पहले तो ये समझना है। अक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको महीने में 2 छुट्टी मिली और आपने नहीं ली, तो क्या वो 2 छुट्टी आपको अगले महीने मिलेगी या नहीं मिलेगी? यानी कि आपकी जो लीव्स है वो अक्यूमुलेट होती जाएंगी या नहीं होती जाएंगी। अगर आपकी लीव जो है वो नॉन अक्यूमुलेटिंग है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपको ये छुट्टी दोबारा कभी मिलनी ही नहीं है, और अगर मिलनी ही नहीं है तो मुझे इस कंपनी का एज अ कंपनी मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपकी लीव्स अक्यूमुलेटिंग है, इसका मतलब आपकी लीव्स इकट्ठी होती जाएंगी अगर आपने लीव्स नहीं ली तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस आपको यह समझना है कि क्या ये लीव वेस्टेड लीव्स है या अनवेस्टेड लीव्स है। अब वेस्टेड लीव्स होती है जहां पर आपको लीव्स के बदले लीव्स भी मिल सकती है और लीव के बदले कैश भी मिल सकता है, और अनवेस्टेड लीव होती है कि लीव के बदले लीव ही मिलेगी, भाई कैश तो नहीं मिलने वाला। राइट। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई उसको हमने एम्प्लॉय को लीव के बदले लीव भी देनी पड़ सकती है और लीव के बदले कैश भी देना पड़ सकता है। अब अगर लीव के बदले लीव देनी है तो हमारे को उस टाइम पीरियड के लिए किसी और एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा या वो सर्विस किसी और से करवानी पड़ेगी, हो सकता है उसको ओवर टाइम देना पड़े, तो उस केस में हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन। और अगर लीव के बदले कैश देना है तो भी हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने लीव के बदले लीव देनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ लीव्स का प्रोविजन बनाएंगे और कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया हमें प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा। अब वो प्रोविजन कौन बनाएगा? वो प्रोविजन मैनेजमेंट बनाएगी और वो मैनेजमेंट के एस्टिमेट पे बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट पिछले कुछ साल का एक एस्टिमेट निकाल कर देखेगी कि कितने इंप्लॉइज ऐसे हैं जो लीव के बदले लीव लेते हैं और कितने इंप्लॉइज ऐसे हैं जो लीव के बदले पैसे ले लेते हैं। तो जितने भी लीव्स लेते हैं, जितने भी पैसे लेते हैं, हमें 100% अमाउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब ये सारी बातें जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। मैनेजमेंट बताएगी हमें कि हमें कितना प्रोविजन बनाना है। राइट। इसके बाद बारी आती है प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान की। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान का मतलब क्या है कि अगर हमने अपने एम्प्लॉय को कोई भी प्लान दिया हुआ है जिसमें उनको ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे या फिर हम तुम्हें बोनस देंगे, तो यहां पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसे रिकॉर्ड करने के लिए। पहली कंडीशन ये कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, इसका मतलब करंट ये बात पता होनी चाहिए कि हमने करंट में उसको पैसे देने हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास उस अमाउंट का एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, यानी कि हम निकाल पाए वो अमाउंट, वो हमें पता होना चाहिए। याद रहे प्रोविजन की वैसे भी ये दोनों कंडीशन होती हैं। प्रोविजन AS 29 जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको उसमें पता होगा कि प्रोविजन बनाने के लिए आपके पास एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए और आपके पास पास्ट इवेंट के बेसिस पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली प्रोविजन बनाने की ही बात हो रही है यहाँ पे। राइट। इसके बाद आते हैं जी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब यही सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप पेंशन देना चाहते हो अपने एम्प्लॉइज को। अब यहां पर आपको ना 2 प्लान्स को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहला प्लान है आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसको हम DCP बोलते हैं, और दूसरा है डिफाइंड बेनिफिट्स प्लान, यानी कि हम जिसको DBP बोलते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का मतलब यह है जहां पर हम एक थर्ड पार्टी को, जहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी को, जहां पर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी को हम हायर करेंगे। राइट। हमने एक कंपनी को हायर किया और हमने इस कंपनी को क्या बोला कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं और इन सभी एम्प्लॉइज को पेंशन देनी है हमने। लेकिन कितनी पेंशन देनी है ये बात अभी हमें नहीं पता, बट हाँ हमने जो इनके साथ वादे करे हैं वो ये रहे वादे। राइट। अब हमने उनको बोला ये रहे हमारे वादे, अब ये बताओ ये पेंशन का प्लान अगर तुम्हें देना पड़े, मतलब अगर ये पेंशन का प्लान तुम दोगे हम नहीं देंगे, तो तुम हमसे मंथली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे एक पैसे ले लो। सिंपल सी एक बात है। लेट्स से एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसने LIC को हायर कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। और LIC को क्या बोला कि LIC आपको हमारे बिहाफ पे काम करना पड़ेगा कि हमारे 50 एम्प्लॉइज को आपने पेंशन देनी है। अब LIC कहता है भाई मैंने पेंशन देनी है तो तुम्हें मुझे प्लान पैसे देने पड़ेंगे। तो हाँ हमने कहा हमने आज से पैसा लेना शुरू कर लो, हमसे आज से अगले 30 साल तक पैसा ले लो, लेकिन 30 साल के बाद ये पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, हम पेंशन नहीं पे करेंगे। LIC कहता है मैं इस पैसे का क्या करूंगा जो तुम मुझे आज से देना शुरू करोगे? हम कहेंगे हमें नहीं पता, आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करो। LIC कहता है कल को मुझे लॉस हो गया तो हमने कहा हमें नहीं पता भैया, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, हमारे सारे इंप्लॉइज को पेंशन तुम पे करोगे, हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारे को आने वाले 30 साल तक एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। तो यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ? डिफाइंड कंट्रीब्यूशन।
तो समझना ध्यान से, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है जिसके अंदर एन एंटरप्राइज पेज फिक्स्ड बेनिफिट, यानी कि एक एंटरप्राइज जो है वो एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन कर देता है। किसको कंट्रीब्यूशन करता है? वो एक कंपनी को कंट्रीब्यूशन कर देता है। अब वो कंपनी कोई भी हो सकती है, राइट, इनटू अ सेपरेट एंटिटी, और जहां पर उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि उसने वो फर्दर कंट्रीब्यूशन करना है, यानी कि वो कोई फर्दर कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। कल को अगर एलआईसी पैसा नहीं दे पाया तो इस केस में मेरी कोई गलती नहीं है, वो एलआईसी जाने, एलआईसी का काम जाने। मैंने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन करना था, मैंने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कर दिया, राइट। दिस इज नोन एज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मल्टी एम्प्लॉयर भी हो सकता है। मल्टी एम्प्लॉयर यानी कि एक बंदा है जो 5 बंदों के फंड्स को मैनेज कर रहा है। वो स्टेट प्लान भी हो सकता है, स्टेट प्लान यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसको प्लान कर रही है। वो इंश्योर्ड भी हो सकता है यानी कि एलआईसी उसको प्लान कर रहा है। और वो कंट्रोल्ड भी हो सकता है यानी कि हमने ही एक ट्रस्ट बना दिया जो हमारे कंट्रोल में, लेकिन हम उससे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। वो पैसा यूज तो सिर्फ किसके लिए होगा? एम्प्लॉइज के लिए ही होगा, उनको पेंशन देने के लिए ही होगा। तो इन सभी केसेस में डीसीपी का मतलब क्या है? डीसीपी का मतलब यह है कि मेरी जेब से जो हर महीने या हर साल पैसा जाने वाला है वो फिक्स्ड है, तभी तो इसका नाम है कंट्रीब्यूशन प्लान दैट इज डिफाइंड। इसका मतलब मेरी जेब से कितना कंट्रीब्यूशन जाने वाला है वो डिफाइंड है, तो इसीलिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का ना एक सिंपल सा फंडा है कि उससे हम जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं हम उसको एज एन एक्सपेंस कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम आते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज अ प्लान विच इज नॉट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए किसको दे रहे थे? बाहर किसी कंपनी को दे रहे थे। इसके बाद सारा एक्चुरियल रिस्क उसका, सारे के सारे रिस्क प्रॉफिट सब उसके, और उसी ने ही पेमेंट करनी है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान का मतलब यह है कि हमने अपने एम्प्लॉइज को वादा कर दिया कि 20 साल के बाद हम एज एन एम्प्लॉयर हम तुम्हें पैसा देंगे। अब एम्प्लॉय कहता है अगर तुमने मुझे पैसा देना है तो उसके लिए तुम्हें पैसा आज से जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो वहां पर जहां पैसा हम खुद जोड़ेंगे और अपने आप कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने पास ही रखेंगे तो उसको हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक्चुरियल रिस्क जो होता है वो सारा का सारा किसका होता है? एम्प्लॉयर का होता है। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान अगर आपको ढंग से समझना है तो कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी है, जिसमें से सबसे पहली बात है करंट सर्विस कॉस्ट। अब करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है ये बात समझना। हम क्या करते हैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक अमाउंट निकालते हैं, एक एस्टिमेट निकालते हैं कि आज से 30 साल बाद, समझना प्लीज ध्यान से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आज से 30 साल बाद हमने कितना पैसा अपने एम्प्लॉइज को देना है, हम वो अमाउंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। अब वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? ऑब्वियसली एस्टिमेट्स, राइट। अब वो अमाउंट अगर एस्टिमेट के बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगले 30 साल बाद आपने एक एक्स अमाउंट देना है, अब आप एक काम करिए, इस एक्स को 30 से डिवाइड कर लीजिए। इसका मतलब आपको हर साल 30 साल में वो पैसा जोड़ना है। अब जब आप जोड़ने की बात करते हैं तो जो पैसा आपको 30 साल बाद चाहिए, आज आपको सेम पैसा थोड़ा ना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखोगे। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पहले साल वाले पैसे पर आपको 29 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल वाले पैसे पर आपको 28 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल वाले पैसे पर आपको 27 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम पूरा पैसा नहीं जोड़ते हैं, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ते हैं। तो हर साल जो हम प्रेजेंट वैल्यू जोड़ेंगे उसे हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट। एक बार रीड करते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट इज द इंक्रीज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय सर्विस इन द करंट पीरियड। यानी कि एम्प्लॉय ने करंट पीरियड में हमारे पास काम किया, तो अब हमने क्या बोला कि इसकी ग्रेचुटी पास आने वाली है, इसकी ग्रेचुटी एक और साल पास आ गई है, तो इन दैट केस हमें इसे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? वो प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है जी? अब बात क्या आई? जो पैसा आपने इस साल जोड़ा यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इस प्रेजेंट वैल्यू पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये वाली कॉस्ट भी आएगी, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आएगा और उस साल की प्रेजेंट वैल्यू भी आएगी। क्लियर है ना ये बात? तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर हमारे पास सबसे पहले हम क्या लेंगे? ओपनिंग बैलेंस लेंगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का, ओपनिंग प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट और उस साल की करंट सर्विस कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगी, राइट। अब मान लो बीच में जाकर हमने प्लान चेंज कर दिया, यानी कि 6 साल बाद 7 साल बाद हमने प्लान चेंज कर दिया, और प्लान चेंज को जिस तरीके से किया कि जो एम्प्लॉइज इसमें कवर्ड नहीं थे हमने उनको भी कवर कर दिया। अब जो एम्प्लॉइज इसमें कवर्ड नहीं थे हमने उनको भी कवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कुछ ऐसे एम्प्लॉइज को कवर कर दिया जिसके लिए हमने पहले से प्रोविजन नहीं बनाया हुआ था।
तो इन दैट केस जो पिछले साल का प्रोविजन हमने नहीं बनाया हुआ वो प्रोविजन हमें इस साल बनाना पड़ेगा। तो जो पिछले साल का प्रोविजन आपको इस साल बनाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। इसका मतलब जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू में चेंज आएगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, वो सर्विसेज आप उनसे ऑलरेडी पास्ट में ले चुके हो, लेकिन वो चेंज कहां पर आएगा? करंट ईयर में, क्योंकि आपने करंट ईयर में उसका जो दायरा है वो आपने दायरा बढ़ा दिया, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है इसका उल्टा हो, इसका उल्टा मतलब आपने दायरा कम कर दिया, इसका मतलब आपने कर्टेलमेंट कर दी, यानी कि आपने पहले जो एम्प्लॉइज 50 एम्प्लॉइज पे लगाया हुआ था आपने कंडीशंस ऐसी निकाल दी कि भाई अब ये 30 एम्प्लॉइज पे लगेगा, तो जो 20 एम्प्लॉइज पर आपने प्रोविजन बनाया हुआ था वो प्रोविजन इसमें से माइनस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कर्टेलमेंट। तो इसका मतलब सीधा सीधा मुद्दा क्या आया? सीधा सीधा मुद्दा यह आया कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम पिछले साल की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, उसमें इस साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इस साल की करंट सर्विस कॉस्ट ऐड करेंगे और पिछले साल की पास्ट सर्विस कॉस्ट भी ऐड करेंगे जो हमने दायरा बढ़ाया। और अगर हमने कोई बेनिफिट इसमें से पे कर दिया तो वो माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली अगर बेनिफिट पे करे हैं तो वो कहां से पे करोगे? प्रोविजन जिसके लिए बनाया आपने प्रोविजन, और अगर आपने कोई कर्टेलमेंट करी है तो वो भी इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू की क्लोजिंग बैलेंस। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में आपको क्या समझना है कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में पैसा आप खुद जोड़ते हो, तो आपने क्या करना है, 30 साल बाद कितना पैसा देना है वो अमाउंट निकाल लो, उस अमाउंट को निकालने के बाद उसे 30 से डिवाइड कर दो, आपके पास हर साल कितना पैसा जोड़ना है वो आ जाएगा। अब ये हर साल जो जोड़ना है वो ये नहीं जोड़ना, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू जोड़नी है। तो आपको इसकी 30 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सेकेंड ईयर की भी निकालनी पड़ेगी, थर्ड ईयर की भी निकालनी पड़ेगी। अब आप पहले साल क्या करेंगे? पहले साल आप जोड़ देंगे पैसा, दूसरे साल जो पहले साल पैसा जोड़ा था उसका इंटरेस्ट ऐड होगा और साथ साथ उसके अंदर दूसरे साल का पैसा जुड़ेगा। तीसरे साल जो पहले और दूसरे साल जुड़ा था उसका इंटरेस्ट ऐड होगा और तीसरे साल का पैसा जुड़ेगा, एंड सो ऑन। इस कहानी को आगे चलता जाएगा। तो ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट का सबसे मेन कॉन्सेप्ट था, दैट इज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इसके बाद अगर आपको यह समझना है कि जो एक्चुअरियल रिस्क होता है और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, जो भी एक्चुअरियल रिस्क होता है वो हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएनएल में। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है वो भी हम कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल में। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सब कुछ पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, सिवाय एक चीज को ध्यान में रखते हुए, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर हम सिर्फ उतना पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं जितनी हमारी करंट सर्विस कॉस्ट है और जितना हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है करंट ईयर की, दैट्स इट। इसके अलावा जो आने वाले टाइम में प्रोविजन बनना है वो प्रोविजन हम आने वाले टाइम में बनाएंगे, आज उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो आई होप एम्प्लॉय बेनिफिट का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।